हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तप्ती कॉलेज यूट्यूब चैनल। बीएससी फाइनल ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स के एक्सीलरेटर्स को कर रहे हैं। 1 से 2 एक्सीलरेटर रह गया, उसके बाद सारी की सारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। फिर अपनी न्यूक्लियर फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट से शुरू करेंगे। थोड़ा इजी पड़ता था इसीलिए मैंने आपको ये पहले करवाया है। तो कल हम लास्ट लेक्चर में बीटाट्रॉन कर रहे थे, बीटाट्रॉन की वर्किंग कर चुके थे एंड कंडीशन फुल बीटाट्रॉन कर चुके थे। अपने 2 मिनट के लिए कंडीशन और वर्किंग को देखेंगे, उसके बाद आगे वाले टॉपिक्स पे चलेंगे। क्योंकि बीटाट्रॉन थोड़ा बीच में रह गया था, इसीलिए बीच में एक दिन का गैप भी आ जाना, तो अपने थोड़ा सा रिवीजन करके फिर चलते हैं। बीटाट्रॉन का नाम बीटाट्रॉन ही क्यों है ये आपको पता है? क्योंकि बीटाट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जो किनको एक्सीलरेट करता है? बीटा पार्टिकल्स, यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, इन द सेंस इलेक्ट्रॉन्स को फास्टली मूव करवाता है। इसको इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करवाया जाता है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर आया क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 एक्सीलरेटिंग डिवाइसेस आ चुकी थी। एक थी हमारी सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन और एक थी साइक्लोट्रॉन। दोनों की एक एक कमी थी, या दोनों की सेम कमी थी कि दोनों ही किसी पार्टिकल को एक्सीलरेट करवा सकते थे, पॉजिटिव पार्टिकल को बजाय इलेक्ट्रॉन्स को। क्यों? क्योंकि मास के कारण इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बहुत जल्दी बढ़ जाती थी और वो थोड़े से साइकिल्स के अंदर, या थोड़े मतलब इन द सेंस नंबर ऑफ लेस साइकिल्स के अंदर, डीज के अंदर ट्रैवल करते करते वो इतनी हाई एनर्जी को ऑब्टेन कर लेते थे इलेक्ट्रॉन्स की, वो वॉल्स के साथ टकरा जाते थे। और अगर वॉल्स के साथ टकरा जाए तो फिर एनर्जी का लॉस हो गया, जितना काम किया सब वेस्ट हो जाता था। तो उसी चीज को ओवरकम करने के लिए बीटाट्रॉन आया। बीटाट्रॉन में क्या था? डोनट शेप्ड स्ट्रक्चर। डोनट बहुत अजीब बना है, सर्कुलर डोनट शेप होगा। आप कॉपी में पेंसिल से बनाते हो तो आप उसको इरेज कर सकते हो, तो आप अच्छे से डोनट बना लेना। ये डोनट शेप्ड स्ट्रक्चर, जहां पे एक तरफ से क्या लगी होती है? इलेक्ट्रॉन गन। सेंटर में क्या पड़ा होता है? ऑब्जेक्ट। और इस सर्कुलर मोशन में, या ये जो डॉटेड लाइन शो कर रही हूँ, फिक्स सेंटर रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं। यहाँ से आके इलेक्ट्रॉन गन जोड़ी जाती है और डोनट शेप के इस सेंटर से वैक्यूम पंप जोड़ा जाता है। वैक्यूम पंप का एक ही काम है, वैक्यूम को क्रिएट करना। इलेक्ट्रॉन का काम है इलेक्ट्रॉन्स का बीम प्रोवाइड करवाना, सो दैट उनको एक्सीलरेट करवाया जा सके। बीटाट्रॉन को बीटाट्रॉन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को हाई वैल्यू ऑफ वेलोसिटी तक एक्सीलरेट करते हैं। इसके अंदर क्या आता है? ये 2 यहाँ पे इसके नीचे डोनट को इस तरीके से, जैसे ये डोनट हो, ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट और नीचे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगाई जाती थी, जिनको एसी सोर्स से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो लगाई कौन सी मैग्नेट जाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसी तरीके से होगा। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इस प्लेन में मोशन करेगा, या जैसे भी मोशन करेगा, और ये वाली जो लाइंस होगी या तो n2s इस डायरेक्शन में होगा, या अगर ये n हो तो n2s इस डायरेक्शन में जाएगा। मींस v इज परपेंडिकुलर टू v। अब देखो इसके अंदर होता क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के मुझे 2 काम पता है, और मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। और अगर आपको ये चीज ना पता हो तो आप लास्ट लेक्चर को देखो। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को मैंने एमएफ लिखा। इसके 2 काम है। एक तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण पार्टिकल्स को या इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलता है? एक्सीलरेशन मिलता है। और यहाँ पे क्या होता है? लॉरेंज फोर्स काम करता है, जो कि हमेशा F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी होता है, F वेक्टर। और ये लॉरेंज फोर्स क्या करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाता है। सेंट्रीपिटल मींस अभिकेंद्रीय बल प्रोवाइड करवाता है। अभिकेंद्रीय बल का एक ही काम होता है, दैट इज सर्कुलर मोशन। और अब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? जैसे इलेक्ट्रॉन बीम इजेक्ट होगा, इसके अंदर इंजेक्ट करवाया जाएगा। एक 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है इंजेक्शन और एक होता है इजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है किसी चीज को अंदर डिफ्यूज करवाना, अंदर भेजना। इजेक्शन का मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है, तो ये 2 वर्ड्स में आपको अभी यूज करेंगे, इनका जो भी मीनिंग अपने देखेंगे। इसका मतलब होता है अंदर की तरफ भेजना किसी चीज को, और इसका मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम निकलेगा एंड इजेक्शन करवाया जाएगा। इंजेक्शन करवाया जाएगा किसका? इलेक्ट्रॉन बीम का।
अब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में पड़ गया ये डोनट, तो डोनट के अंदर क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे वो फिक्स रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पे क्या करेगा, लोरेंज फोर्स तो घुमाएगा, और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, और ईएमएफ क्या करेगा, एक्सिलरेट करेगा पार्टिकल्स को। मैंने आपको वो चीज भी दिखाई है। उसके बाद अपनों ने क्या किया था, अपनों ने एक कंडीशन लिखी थी फैराडेज लॉ से, अपने को पता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, माइनस d5 ओवर में dt के इक्वल होता है, और वर्क डन कितना होगा, फोर्स ईएमएफ चार्ज इनटू ईएमएफ, यही होता है कि चार्ज के ऊपर कितना ईएमएफ लग रहा है। चार्ज मुझे पता है इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई, क्योंकि बीटाट्रॉन इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट कर रहा है, और ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, माइनस d5 ओवर में dt, तो इस पूरी टर्म्स की वैल्यू कितनी है, e d5 ओवर में dt। और एक और मुझे वर्क डन पता है, वर्क डन w क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और मुझे पता है बल इनटू विस्थापन। मुझे पता है फोर्स तो फोर्स रहने दूं मैं अगर, तो मुझे विस्थापन पता है, फिक्स रेडियस वाले इस सर्कुलर पाथ पे ही विस्थापित हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, मींस टू से अगर इस फिक्स रेडियस की वैल्यू r है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना डिस्प्लेस हो सकता है इलेक्ट्रॉन, 2πr। जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, टोटल जितनी डिस्टेंस एक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर सकता है वो सर्कुलर पाथ की सर्कमफेरेंस के इक्वल होता है। एक इलेक्ट्रॉन बीटाट्रॉन के अंदर कितनी कुल दूरी तय कर सकता है, ये उस वृत्ताकार पथ की, फिक्स रेडियस वाले वृत्ताकार पथ के परिधि के बराबर आता है, सर्कमफेरेंस परिधि, यानी कि 2πr के इक्वल आएगा। तो वर्क डन किसका इक्वल आ जाएगा, f इंटू 2πr। मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करूं तो मेरे पास f की एक वैल्यू आ जाएगी e अपॉन 2πr d5 अपॉन dt। तो यहाँ से हमने एक फोर्स निकाला था, है ना, इंड्यूस्ड फोर्स। उसके बाद मुझे एक और चीज पता है कि QVB जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, बिकॉज V इज परपेंडिकुलर टू B, तो F इज इक्वल्स टू, जो मैंने यहाँ पे लिखा है V क्रॉस B, तो वो बनेगा क्या, F इज इक्वल्स टू QVB। अगर ये बनेगा तो मुझे पता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की एक वैल्यू हमारे पास होती है, वो होती है mv स्क्वायर अपॉन r। एक V टू V कैंसिल, तो यहाँ से QB की वैल्यू क्या आई, mv अपॉन r। मैं mv को p अपॉन r लिख लेती हूँ, p क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो मेरे पास p की वैल्यू कितनी है, qbr, ये वैल्यू आ गई। r क्या है, फिक्स रेडियस, फिक्स, q चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, फिक्स, मैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को क्या ले लेती हूँ, e ले लेती हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लूँ तो e b r, यही चीज बनेगी, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, P इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, R इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं जिस सर्कुलर पाथ पे। अगर P की वैल्यू ये है तो मुझे न्यूटन सेकंड लॉ एक चीज बताता है कि फोर्स किसके बराबर होता है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, F इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt। तो मुझे पता है d e b r अपॉन dt, तो दो चीजें कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगी, e और r कांस्टेंट, बचा क्या, dp अपॉन dt। अब मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करूं, इसको और इसको, क्योंकि दोनों फोर्स हैं, तो मुझे पता है इन दोनों को इक्वेट करने में मेरे पास एक चीज आएगी, e अपॉन 2πr d5 अपॉन dt इज इक्वल्स टू e r db अपॉन dt। एक बार चेक करते हैं, यही चीज आएंगी, हाँ यही चीजें हैं। तो जो चीजें टर्म्स कैंसिल, वो कैंसिल कर दो, तो यहाँ से d5 अपॉन dt की वैल्यू क्या आई, 2π r इंटू r इज r स्क्वायर db अपॉन dt। अब अगर इसी इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे पता है 2πr कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं हो रहा, पाई तो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, r इज फिक्स रेडियस जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करूं तो मुझे आएगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो आएगा इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो 2πr स्क्वायर इंटू b। इसी को बोला जाता है बीटाट्रॉन कंडीशन, बीटाट्रॉन प्रतिबंध, ठीक है। अब यहां से अपने आगे चलते हैं। अब देखो बीटाट्रॉन के अंदर होता क्या, किस तरीके से इजेक्शन और किस तरीके से इंजेक्शन करवाया जाता है। इंजेक्शन मींस इलेक्ट्रॉन बीम को डोनट के अंदर एंटर करवाना, किसकी हेल्प से, इस हमारी इलेक्ट्रॉन गन की हेल्प से।
और इजेक्शन का मतलब क्या है, डोनट के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जितने मैक्सिमम हमें एक्सिलरेट करवाने थे उतने करवाने के बाद उसे डोनट से बाहर निकालना। तो ये प्रोसेस होता कब है और कैसे होता है, देखो जैसे कि अब मेरे को पता मैंने मैग्नेटिक फील्ड कैसा लिया, मेरा मैग्नेटिक फील्ड एक ही टाइप का है, वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म है ना, मींस क्या है, मैंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन मैग्नेट्स ली थी, उसको क्या किया था, उसके ऊपर एक कॉइल लपेट के उसको क्या किया था, एसी सोर्स पावर सप्लाई के साथ जोड़ा। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्या हुआ, हमारी जो मैग्नेट से जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स मिला कॉइल के अंदर पास उठाने वाले करंट के कारण उसकी वैल्यू लगातार बदलती गई, उसकी वैल्यू लगातार बदलती गई। मैंने मान लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके का है, वो इस तरीके का टाइम के रिस्पेक्ट बिहेव करे, क्योंकि एसी सोर्स की अप्लाई के कारण उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बदल रही है। तो मैंने उसका क्या मान लिया, एसी सोर्स जो है जो ऐसी साइन वेव दे रहे हैं, तो अब इसका एम्पलीट्यूड कम ज्यादा हो रहा है, एम्पलीट्यूड कम ज्यादा नहीं होता, ड्रॉ करते करते हो गया यहाँ पे। तो मैंने मान लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरा वो कुछ इस तरीके से लगाया गया है, ठीक है, साइन वेव से। एट टाइम टी इज, यहाँ पे होता है मैग्नेटिक फील्ड एम एफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, अब देखो कैसे होता है कि कितने टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट या इजेक्ट करवाना पड़ता है। जैसे ही हमने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के ऊपर कॉइल लपेटी हुई है, उस कॉइल वाली मैग्नेट को या उस कॉइल को आगे किससे जोड़ दिया, एसी पावर सप्लाई से जोड़ दिया। तो जैसे ही एसी पावर सप्लाई को क्या किया जाता है, ऑन किया जाता है, एसी पावर सप्लाई की है ऑन, जैसे ही इसको ऑन किया मुझे पता चला कॉइल के थ्रू वायर के अंदर करंट फ्लो शुरू हुआ। करंट फ्लो भी कैसा, अल्टरनेटिव करंट फ्लो, हर टाइम पीरियड के बाद करंट की वैल्यू बदलती जा रही है कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद, या हाफ साइकिल में करंट अपने आप को उसकी पोलैरिटी को चेंज करके रिपीट करता है, या एक साइकिल में उसकी डबल पोलैरिटी होती है। अगर मैं बोलूँ तो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव डबल पोलैरिटी लिखते हैं, मैंने बोल दिया आपको। तो जैसे ही एसी सोर्स को ऑन करते हैं उसी टाइम डोनट है ये, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन गन, जैसे ही यहाँ पे इसके इधर क्या मैग्नेट्स लगी हुई है, ठीक है, इन मैग्नेट्स को क्या किया हुआ है, इस तरीके से कॉइल लपेट के इनको एसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, किससे, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिले। ऐसा डायग्राम पेपर में नहीं बनाना कि मैग्नेट को इस तरीके से उसके ऊपर कॉइल लपेट के नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ, डायग्राम पर्टिकुलर बुक वाला बनाना है। लास्ट लेक्चर में वो डायग्राम भी आपको बनवा चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एसी सोर्स सप्लाई किया, जैसे ही एसी पावर सप्लाई को ऑन किया, मींस एसी पावर सप्लाई को ऑन करना मतलब कॉइल के थ्रू, कॉइल की ये जो वायर है उसके अंदर कैसा करंट फ्लो होना शुरू हुआ, अल्टरनेटिंग करंट, मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो अपने आप को चेंज करेगा, अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा। तो अब जैसे ही नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया, इधर से इलेक्ट्रॉन गन जो लगी होती है उससे हमें क्या मिलेगा, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है, इलेक्ट्रॉन का पुंज मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही एसी पावर सप्लाई को दोनों मैग्नेट्स में क्या किया, ऑन किया, वैसे ही यहाँ पे उसी पर्टिकुलर टाइम पे इलेक्ट्रॉन का क्या करवाया जाता है, इंजेक्शन करवाया जाता है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स हमें एक्सिलरेट करवाने हैं इस डोनट के अंदर एंटर करवा दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे ही एसी पावर सप्लाई को ऑन किया गया, मैग्नेटिक फील्ड मिला, वो भी कैसा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिला क्यों, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण। तो जैसे ही नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिला, इलेक्ट्रॉन गन को ऑन किया, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड पावर सप्लाई को ऑन किया, इधर से इलेक्ट्रॉन बीम का इंजेक्शन करवाया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को इस डोनट के अंदर एंट्री दिलवाई गई, ठीक है। अब जैसे ही टाइम T/4 होगा, मतलब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अपनी पीक पे पहुंचेगा, जो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की खासियत ये है ना कि उसकी वैल्यू बदलती रहेगी, कभी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी कभी घटेगी। तो जैसे ही टाइम हुआ T/4, इधर मान लो T/2 टाइम लगा है, पूरे साइकिल में अगर मान लो T टाइम लग रहा है, ठीक है, ये 3T/4 हो जाएगा, ये T/4, ये T/2, 3T/4, हाँ यही होगा, है ना। तो जैसे ही एक पूरा साइकिल मान लिया, मैग्नेटिक फील्ड को, एसी करंट सोर्स को पूरा टाइम एक साइकिल कंप्लीट करने में T लगता है, ठीक है। तो जैसे ही T/4 टाइम होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड अपनी पीक पर पहुंचेगा, पीक पे पहुंच रहा है,
जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड पीक पे पहुंचा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का क्या करवाया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन करवा दिया जाता है। इजेक्शन का मतलब बाहर निकाल लिए जाते हैं उस इलेक्ट्रॉन बीम को। अब ये इतनी प्रॉपर खासियत है इस बीटाट्रॉन की कि इतने से टाइम में, कितना कम टाइम हुआ ना, एसी पावर सप्लाई ऑन ही की है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पहुंचे हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो बदल रही थी ना, रात तो वो नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, वो बात हो रहा है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन वैल्यू तो हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू बढ़ रही है। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हुई, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवा लिया जाता है, इस बीटाट्रॉन से इंजेक्ट करवा लिया जाता है, बाहर निकलवा लिया जाता है, क्योंकि इस केस में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल हो जाता है, लाइट की स्पीड के बराबर पहुंच जाता है इलेक्ट्रॉन का वेग। तो इतने ज्यादा वेलोसिटी वाले, मैक्सिमम तो रिलेटिविटी तक ही पहुंच पाते हैं। सी के वेग को, लाइट की वेलोसिटी को ऑब्टेन कर ले तो बहुत बड़ी बात है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 10 की पावर 8, कितनी ज्यादा वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन बीम को दे दी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम का इजेक्शन करवा लिया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम को मैग्नेटिक फील्ड T/4 टाइम पे मैक्सिमम पीक पर पहुंचते ही इलेक्ट्रॉन बीम्स को इतना ज्यादा एक्सीलरेशन मिल जाता है उस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के कारण, या इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण, जो फैराडे का नियम बताता है कि उनकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के ऑलमोस्ट इक्वल पहुंच जाती है। और जब इतनी वेलोसिटी मिल जाती है तो उनको बाहर निकाल लिया जाता है। और अगर इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर ना निकाले ना, तो फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स को बीटा पार्टिकल्स हैं, इनको हाई वेलोसिटी या हाई स्पीड पे जैसे इनको एक्सीलरेट करवाया जाता है ना, तो जब इनकी वेलोसिटी को जरूरत से ज्यादा बढ़ा दें, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ऊपर ले जाएं, रिलेटिविटी पे बात पहुंची लेकिन रादर देन सी से ज्यादा पहुंच जाए, जब हम ऐसी कंडीशन में पहुंच जाते हैं, तो उस केस में बीटा पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स की खासियत होती है कि वो जितनी एनर्जी को गेन करते हैं, उस एनर्जी को रेडिएशंस की फॉर्म में रिलीज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स की खासियत होती है या बीटा पार्टिकल्स की खासियत होती है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की खासियत होती है कि जब उनकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से और ज़्यादा बढ़ाने की ट्राई की जाती है, तो उसके बाद उनका मास इतना कम होता है कि वो खुद का डिसोसिएशन या एक तरीके से रेडिएशंस को रिलीज करना शुरू कर देते हैं, जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी उन्हें मिलती है। तो रेडिएशन अगर वो रिलीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा। रिटार्डेशन मतलब जो काम हमने करना था, इलेक्ट्रॉन को त्वरित करना था, उसके उल्टा काम शुरू हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन त्वरित होने के बजाय अगर T/4 टाइम पीरियड के बाद भी उसको इस बीटा पार्टिकल यानी इस डोनट के अंदर रखा जाए, तो इलेक्ट्रॉन्स बाकी सारे रीजन में, फर्दर रीजन में वो रिटार्डेशन शो करने लग जाता है या डी एक्सीलरेशन शो करता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, त्वरित होने के बजाय मंदन को शो करना शुरू कर देते हैं। मतलब वेग बढ़ने के बजाय वेग घटना शुरू हो जाता है उस केस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की खासियत है या बीटा पार्टिकल्स की खासियत है। देखो ये सारी चीजें अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स में आएंगे। एलिमेंट्री पार्टिकल आपके कोई टॉपिक ही नहीं है। एलिमेंट्री पार्टिकल एमएससी फाइनल ईयर में लगता है फिजिक्स में, तो वहां पे आप पढ़ोगे ये सब चीजें। तो यहाँ पे तो आप ये याद ही रखो कि जब अगर बीटाट्रॉन के अंदर पार्टिकल्स को T/4 टाइम से ज़्यादा पे अगर हम एक्सीलरेट करवाएंगे या वेलोसिटी c से ज़्यादा अप्रोच करवानी शुरू करेंगे, तो बीटाट्रॉन का काम तो ये कि वो ईएमएफ देगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेट होंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की अब खासियत नहीं आ गई कि, या बीटा पार्टिकल्स की एक नई प्रॉपर्टी आ गई कि c से ज़्यादा या ज़रूरत से ज़्यादा वेलोसिटी देने पे वो रेडिएशंस को रिलीज करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण एक्सीलरेशन शो करने के बजाय वो डी एक्सीलरेशन शो किया जाता है। इसीलिए बीटा पार्टिकल में, बीटाट्रॉन में ये ध्यान दिया जाता है, जब T/4 टाइम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या इजेक्ट करवाना जरूरी हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट ना करवाया जाए तो वो क्या करने लग जाते हैं, मंदन शो कर देते हैं। मतलब यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन अंदर आते हैं, टाइम हो T/4, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो बीटा पार्टिकल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसकी खासियत। अगर अपने देखें कि टोटल एनर्जी कितनी इन इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही है या बीटा पार्टिकल्स को मिल रही है इस बीटाट्रॉन में, कितना फोर्स इन बीटा पार्टिकल्स पे एक्सीलरेट कर रहा है, वर्क कर रहा है, ये कितने नंबर ऑफ साइकिल्स T/4 टाइम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन बीटाट्रॉन की डोनट के अंदर घूमते हैं, या कितने नंबर ऑफ साइकिल, कितने चक्कर लगाते हैं, जो इनकी एनर्जी लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो जाते हैं। तो वो अपने वो फॉर्मूला जब भी निकालेंगे, अपने को निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स या टोटल नंबर ऑफ साइकिल जितने ये इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं और उनकी एनर्जी कितनी होगी और उनके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। तो ये चीजें अपने भी देखते हैं। चलो तो फिर अपने करते हैं आप एनर्जी। मेरे को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है,
जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिया या मैग्नेटिक फ्लक्स को मैं किससे शो कर रही थी, फाई से शो कर रही थी, तभी मैंने ईएमएफ क्या लिखा था, रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, डी फाई बाई डी टी। अब मैं ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मिलेंगी, उसी को अपने बोलते हैं ना। तो मैं मान लेती हूँ ये एसी सोर्स जैसा मैंने दिखाया ना आपको अभी, एसी सब एक सॉरी एसी नहीं, साइन वेव जैसा दिखाया ना, एक होती है साइन वेव जो इस तरीके से होती है, एक होती है कोस वेव जो इस तरीके से होती है। देखो अब आप जैसा यहाँ पे डायग्राम दिखाओगे ना वैसी आगे वेव इक्वेशन लोगे। सबसे पहली बात, अगर यहाँ पे साइन वेव दिखा रहे हो तो साइन वेव से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को लोगे, अगर आप कोस वेव दिखा रहे हो तो कोस वेव से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स लोगे। ठीक है, करना क्या है, थ्योरी में इसको पर्टिकुलर आपको लिखना है कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को ऑन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिली यानी कि एसी पावर सप्लाई को ऑन किया या इलेक्ट्रोमैग्नेट ने वर्क करना शुरू किया, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अपने इंक्रीज करना शुरू किया उसी टाइम इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवाया गया डोनट के अंदर, डफनट भी बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो जैसे उस डफनट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का इंजेक्शन करवाया गया तो T/4 पर्टिकुलर टाइम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद उसको क्या किया, बाहर निकाल लिया जाता है। अगर ऐसा ना करें तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपना रिटार्डेशन शो कर देता है और सेंटर में क्या रखा होता है, टारगेट रखा जाता है। बाहर निकालने का मतलब क्या, उसे टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करवा दिया जाता है। जैसी रिएक्शंस के अंदर उनको यूज करना होता है वो यूज कर लिया जाता है। मैं बार बार बाहर बोल रही हूँ, बाहर का मतलब यही है कि उसको बीम को बाहर नहीं निकाल लिया जाता, इसी टारगेट के अंदर क्या होता है, स्ट्राइक करवा दिया जाता है, ताकि जैसी रिएक्शन अपने को करवानी थी, जितना हाई वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स को जिस जगह पे यूज करना था उन जगह पे या उस पर्टिकुलर काम के अंदर यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है। और यहाँ पे ये जो टारगेट होता है ना, इस टारगेट की खासियत होती है, अगर टारगेट का एटॉमिक नंबर ज्यादा हो तो एक्स-रेज की स्टडी मिलती है, यानी कि एक्स-रेज मिलेंगी। और अगर एटॉमिक नंबर कम हो इस टारगेट का, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, बस बुक में ऐसा है। और बीटाट्रॉन की खासियत होती है कि एटॉमिक नंबर पे रेज मिलती है, ना तो ज़्यादा एटॉमिक नंबर होने पे। अगर लेस एटॉमिक नंबर हो तो हमें गामा रेडिएशंस की स्टडी में हेल्प मिलती है, गामा रेडिएशन मिलती है ऐसी रिएक्शंस में। ठीक है, टारगेट के ऊपर बॉम्बार्डिंग करवाने पर इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये चीज़ें हुई। अब मैं मान लेती हूँ कि मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फ्लक्स है वो है फाई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है मैंने वेव कैसी बनाई है, साइन वेव बनाई है। फाई नॉट क्या होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जितनी मैक्सिमम उसकी वैल्यू जाएगी, है ना। तो मैंने क्या मान लिया, मैग्नेटिक फ्लक्स किस कैसे है, या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स किस हिसाब से हो रहा है, इसी साइन वेव के हिसाब से हो रहा है। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से मुझे, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होने का मतलब क्या, मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स मिल रहा है लेकिन हर बार बदलता जा रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो रेडिएशन जो वैल्यू है किस हिसाब से बदल रही है, वो उस हिसाब से बदल रही है। जहाँ पे फाई नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड मान सकते हैं या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जहाँ पे क्या किया जाता है, इंजेक्शन करवा दिया जाता है, यानी टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करवा दिया जाता है। ठीक है, और ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी टी, वो पर्टिकुलर टाइम लेते हैं। और मुझे पता है फाई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू है तो मुझे पता है फाई नॉट मैक्सिमम वैल्यू मिली कब मुझे, जब टाइम कितना हो गया था, T/4। ऐसा ही कुछ था क्या, डायग्राम में देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑब्टेन्ड हियर एट दिस पॉइंट। और इस पॉइंट पे अगर एसी वैल्यू या ये मैग्नेटिक फ्लक्स की जो पूरा साइकिल है वो T टाइम में कंप्लीट होता है, तो मुझे पता है ये कोई टाइम T/4 ही होगा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कब ऑब्टेन होगी, जब टाइम कितना हो जाएगा, T/4। मुझे एक रिलेशन पता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf या 2π न्यू होता है, जहाँ f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। मैं सिर्फ टाइम निकालने के लिए यूज कर रही हूँ। तो यहाँ से मुझे पता है ओमेगा को मैं ये भी लिख सकती हूँ 2π/T, बिकॉज वी नो कि f इज इक्वल्स टू 1/T और T इज इक्वल्स टू 1/f। ऐसे कुछ रिलेशन होते हैं इन दोनों में, तो मैंने उस रिलेशन को यूज कर लिया। तो यहाँ से मेरे पास टाइम कितना आया, 2π/ω आ गया। अब मेरे पास
मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रही हूँ, मेरे पास उतना ही काम है कि मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ानी है, इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल लेके जाके इंजेक्शन करवा के बाहर निकलवा देना, यानी टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करवा देना या इजेक्शन करवा देना, है ना। तो मुझे पता है वो मैक्सिमम टाइम कितना है, T/4 ही है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी इस टाइम पीरियड में, 2 ओमेगा, ऐसे ही हो जाएगा, 4 का डिवाइड लगा दूंगी तो ये 2 4 आपस में कैंसिल हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या है, π/2 ओमेगा, यानी कि T/4 टाइम पीरियड जब मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है या φ0 मिल रहा है, उस केस में ओमेगा और टी के अंदर एक रिलेशन होता है, T/4 की वैल्यू आती है π/2 ओमेगा। अगर वैल्यू ये आती है तो मुझे पता है वेलोसिटी लाइट की कितनी जब मेरे पास पाई की वैल्यू मैक्सिमम φ0 है, डायग्राम में देखते हैं। ये सारी चीजें मैं एक बार थोड़ी सी इरेज कर रही हूँ, थोड़ा कचरा कम करते हैं, इधर कचरा नहीं है। चलो देखो, टाइम पीरियड हुआ T/4, फाई कहाँ पे पहुंचा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ही शो करते हैं ना, अगर किसी का आप इक्वेशन लिखते हो जैसे x = a sin of ओमेगा t, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होती है, एम्पलीट्यूड, और a एम्पलीट्यूड कितना होता है, जितनी मैक्सिमम उसकी वेवलेंथ नहीं, जितनी मैक्सिमम उसकी फेज गई इतनी गई, है ना। अब वहां पे भी मैंने ऐसी कुछ इक्वेशन ली, फाई = φ0 sin of ओमेगा t। अगर इन दोनों को आपस में रिलेट करें तो मुझे पता है φ0 यहाँ पे एम्पलीट्यूड का काम कर रहा है, और अगर एम्पलीट्यूड मुझे मिला कब, जब टाइम कितना हो गया, T/4, इस टाइम पे हमने क्या करवा दिया, इजेक्शन करवा दिया, यानी कि उसको टारगेट पे स्ट्राइक करवा दिया। अब टाइम हुआ T/4, मैंने क्या बोला कि वेलोसिटी किसके बराबर पहुंच गई, इलेक्ट्रॉन्स की लाइट की वेलोसिटी के बराबर। तो मुझे अब देखना कितना है कि कितने साइकिल बीटाट्रॉन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा। तो मुझे पता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी हो जाएगी जब टाइम T/4 हुआ, c हो गई। यही चीज हम देख रहे हैं डायग्राम में, देखो जब 0 था तब दोनों को एक साथ स्टार्ट किया, मैग्नेटिक फील्ड को स्टार्ट करते ही इलेक्ट्रॉन बीम्स को एंटर करवाया डोनट के अंदर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूमे, लॉरेंस फोर्स ने सर्कुलर मोशन दी, प्लस ईएमएफ यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ ने उसको एक फोर्स अप्लाई करवाया, वो फोर्स एग्जर्ट के कारण या उस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एक्सिलरेशन शो किए या उनकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू हुई। जैसे टाइम T/4 हुआ, फाई की वैल्यू मैक्सिमम φ0 पे पहुंची, एम्पलीट्यूड पे पहुंची, टाइम हुआ T/4, उस टाइम उसकी वेलोसिटी किसकी इक्वल हो गई, लाइट की वेलोसिटी के इक्वल। तो मेरे पास अगर उसकी वेलोसिटी आ गई तो मैं डिस्टेंस निकाल सकती हूँ कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। ये क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे निकालना है कि T/4 टाइम पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन ने कितने चक्कर लगाए, किसके अंदर, उस डोनट के अंदर कितने साइकिल्स इलेक्ट्रॉन ने इसके अंदर ट्रैवल किए, मुझे ये चीज फाइंड आउट करनी है। T/4 टाइम पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन ने कितने चक्कर लगाए, तो मुझे उसके लिए डिस्टेंस तो जरूरी है ना। मुझे एक चीज पता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होती है या वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होती है। मुझे पता है मेरी वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम पे, मुझे वेलोसिटी पता है, वो पर्टिकुलर टाइम कौन सा है, T/4। उस पर्टिकुलर T/4 टाइम पे मुझे इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी एग्जैक्टली पता है कि कितनी हो जाती है। तो मैंने लिख दिया, जब वेलोसिटी c थी उस टाइम मेरा टाइम कितना था, T/4। डिस्टेंस मुझे पता नहीं कितनी ट्रैवल की, मैं डिस्टेंस को DIST लिख रही हूँ, ठीक है। डिस्टेंस मुझे नहीं पता कितनी ट्रैवल की, लेकिन मुझे T/4 की एक और चीज पता है कि T/4 की वैल्यू किसके इक्वल आती है, π/2 ओमेगा की इक्वल आती है ना, जो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट की है। तो मैंने वो वैल्यू रख दी, तो यहाँ से मेरे पास डिस्टेंस कितनी आएगी कि कितनी डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन इस डोनट शेप के अंदर ट्रैवल की, तो वो आएगी c π/2 ओमेगा। अब मुझे कितने निकालना है, नंबर ऑफ साइकिल्स, यानी कि चक्रों की संख्या। किनके चक्रों की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स ने डोनट के अंदर कितने चक्कर लगाए कि T/4 टाइम के अंदर उनकी वेलोसिटी c हो गई। तो मुझे पता है अगर मेरे को चक्कर निकालने हैं तो मैं क्या लिखूंगी, ट्रैवल्ड डिस्टेंस, या हिंदी में लिखते हैं ट्रैवल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस लिख दूं, जितनी डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं और कितनी टोटल डिस्टेंस है। तो मुझे पता है, मैं इसको लिख लेती हूँ, तय की गई दूरी अपॉन कुल दूरी,
अगर मैं ऐसा डिवाइड लगा दूं कुल दूरी का, तो मुझे पता है कि कितने चक्कर लगाए हैं, है ना। तो मेरे पास कुल दूरी मुझे पता है, कैसे पता है अभी देखते हैं हम। तय की गई दूरी तो हमने निकाल ली, क्या आई उसकी वैल्यू, c पाई अपॉन 2 ओमेगा। कुल दूरी कितनी है, कुल कितनी दूरी इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर सकते हैं, तो वो कितनी है, देखिए कितनी है। यहाँ पे आते हैं, मैंने क्या बोला, डोनट पे आते हैं। डोनट पे क्या होता है, फिक्स रेडियस वाले पाथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को सर्कुलर मोशन देता है। कौन सर्कुलर मोशन देता है, यही नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे फिक्स रेडियस वाले पाथ की टोटल तय की गई दूरी निकालनी है, तो मैं निकाल सकती हूँ किस तरीके से। अगर मैं देख लूं कि इस पाथ की रेडियस कितनी है, मुझे इस पाथ की रेडियस पता है, मैंने कितनी मानी थी, r। अगर उस पाथ की रेडियस r है तो कुल दूरी कितनी ट्रैवल हो सकती है, 2 पाई r। तो मुझे तो वो भी चीज पता है, तो यहाँ से उसकी वैल्यू है 2 पाई r। तो यानी कि कितने नंबर ऑफ साइकिल ट्रैवल किए, तो जो चीजें कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल आउट कर दो। c पाई अपॉन 2 ओमेगा इंटू 2 पाई r बन जाएगा। इसके अपॉन में 1 होगा तो ये ऊपर जाएगा। हाँ, जो भी चीज बनेगी तो उससे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स आ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन कितने कुल चक्कर लगा रहे हैं। जितनी भी वैल्यू आई उसकी वैल्यू कितनी आएगी, c, देखो इसकी वैल्यू कितनी आती है, c 1 पाई से 1 पाई कैंसिल अपॉन 4 ओमेगा r। मतलब टोटल नंबर ऑफ साइकिल को मैं अगर n से शो करूं तो ये वैल्यू आई बीटाट्रॉन के अंदर t/4 टाइम के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स कितने चक्कर लगा चुके होते हैं डोनट के अंदर, तो वो इतने चक्कर लगा चुके होते हैं c अपॉन 4 ओमेगा r। अब मुझे निकालना फोर्स कि जो ईएमएफ है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पे कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो मेरे को फोर्स निकालना है, मैं फोर्स कैसे निकालूंगी। एक चीज मैंने यहाँ पे भी निकाली थी, अभी एक फोर्स निकाला था जो मैंने ईएमएफ या फ्लक्स फाई पे डिपेंड कर रहा था। हाँ, ये पढ़ा। तो देखो, नहीं यहाँ पे नहीं है, हाँ ये भी एक फोर्स था ना, यहाँ से फोर्स से निकला था, नहीं ये तो ईएमएफ था, वर्क डन था, सॉरी। फोर्स ये आया पड़ा E अपॉन 2 पाई r d फाई बाई डी टी, ये आया टोटल फोर्स। तो देखो अगर ये टोटल फोर्स है तो मुझे पता है तो F की वैल्यू देखो कितनी है, F की वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं E अपॉन 2 पाई r d फाई बाई डी टी। अभी मैं बैक स्लाइड्स में मैंने आपको दिखाया है, और मेरे को फाई की वैल्यू भी पता है। मैंने क्या मान रखी है फाई की वैल्यू, ये रही फाई की वैल्यू कितनी रखी है, पाई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे रखती हूँ। मुझे पता है F की वैल्यू कितनी आएगी, E अपॉन 2 पाई r d बाई डी टी फाई नॉट साइन ओमेगा टी। मुझे साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन पता है कितना बनेगा, F E इंटू फाई नॉट। फाई नॉट एम्पलीट्यूड एज अ कांस्टेंट काम करेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन ओमेगा टी की ओमेगा कोस ओमेगा आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना बचेगा, ओमेगा कोस ओमेगा टी, है ना, अपॉन 2 पाई r। यही वैल्यू आएगी, देखो यही वैल्यू आती है, हाँ यही वैल्यू आएगी फोर्स की। तो ये फोर्स की वैल्यू आई। अब मुझे क्या निकालना है कि टोटल फोर्स इतना काम कर रहा है, तो मुझे टोटल या एवरेज फोर्स निकालना हो इलेक्ट्रॉन बीम पे, मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे एवरेज फोर्स निकाल लूं, मैं टोटल फोर्स निकाल लूं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर एक्सिलरेट नहीं हो रहा, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सिलरेट कर रहे हैं, तो मतलब मैं एवरेज फोर्स निकाल लूं कि पूरे के पूरे बीम पे टोटल कितना फोर्स काम कर रहा है। तो मेरे को अगर एवरेज फोर्स निकालना हो तो वो मैं इस तरीके से निकाल सकती हूँ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही चेंज हो रहा है। फोर्स के फर्क किसका पड़ रहा है, टाइम का ही मेन यहाँ पे फंक्शन है ना, कि टाइम कितने टाइम पीरियड के बाद इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करवाना है या इजेक्ट करवाना है, तो वो टाइम का खेल है। तो मुझे फोर्स निकालना है तो मैं ऐसे निकालूंगी F डॉट डी टी अपॉन डी टी। अब देखो मैं इंटीग्रेशन की लिमिट कैसे लगाऊंगी, मुझे पता है लिमिट्स कैसे लगती है, मिनिमम टू मैक्सिमम जाते हैं। अब मुझे डोनट के अंदर पता है कि काम कितना हो रहा है, 0 से मैक्सिमम t/4 तक, तो मैं लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ ना, 0 to t/4, 0 to t/4, है ना। तो मैं t/4 की वैल्यू रख देती हूँ, या चलो पड़ा t/4 की हमारे पास एक वैल्यू भी है।
अगर आपको ध्यान हो, मैंने अभी यहाँ पे निकाली है, उसकी वैल्यू कितनी है T/4 की π/2 ओमेगा। तो मैं लिमिट को चेंज कर रही हूँ, या यहाँ पे कर देते हैं 0 to π/2 ओमेगा। एफ की वैल्यू मेरे पास आई पड़ी है E φ0 ओमेगा अपॉन 2πr cos ओमेगा t डॉट dt, है ना, अपॉन 0 to π/2 ओमेगा dt। अब मैं अगर इसको इंटीग्रेशन करूँ, एवरेज को मैं एफ बार से शो कर रही हूँ, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इंटीग्रेशन करती हूँ, तो एफ बार की वैल्यू क्या आई E φ0 ओमेगा कांस्टेंट अपॉन 2πr भी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन किसका चल रहा है 0 to π/2 ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t का डॉट dt, और मेरे पास एक अपॉन में क्या पड़ा है dt। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो मुझे पता है इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, t आ जाएगा ओनली, तो मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन t, लिमिट क्या चल रही है π/2 ओमेगा टू 0। तो यहाँ से f बार की वैल्यू कितनी आएगी E φ0 ओमेगा अपॉन 2πr अपॉन π/2 ओमेगा, लिमिट अप्लाई करने पे -0, मैं -0 हटा रही हूँ क्योंकि ये आएगा ही आएगा। cos ओमेगा का मुझे पता है क्या इंटीग्रेशन बनेगा sin ऑफ ओमेगा t अपॉन में ओमेगा, यही बनेगा। लिमिट क्या है π/2 ओमेगा टू 0 to π/2 ओमेगा, यही चीज बन रही है ना अपनी लिमिट। तो यहाँ पे देखो, अगर मेरी लिमिट ये है तो ये ओमेगा टू ये ओमेगा कैंसल, है ना। लिमिट में लगाऊं, यहाँ पे कितनी बनी sin π/2 ओमेगा इंटू ऊपर एक ओमेगा पड़ा है, t की वैल्यू रखी थी, ओमेगा टू ओमेगा कैंसिल, माइनस sin ओमेगा इंटू 0 दैट इज 0, sin 0 की वैल्यू 0, और ये कितना बना sin π/2 यानी कि sin 90 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी आती है 1, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मेरी वैल्यू कितनी आई f की E φ0, ये 2 ओमेगा ऊपर चला जाएगा यानी कि 2 ओमेगा अपॉन ये पाई इसके मल्टीप्लाई में जाएगा π² इंटू r इंटू 2 इंटू 1, तो जो चीजें कैंसिल वो कैंसिल कर दो। तो एवरेज कितना फोर्स काम कर रहा है, सॉरी ये φ0 चल रहा था ना, मैंने यहाँ पे गलती से फाई लिख दिया, φ0 ओमेगा π² r, तो इलेक्ट्रॉन बीम पे एवरेज कितना फोर्स काम कर रहा है इतना। तो ये मेरे पास क्या निकला, एवरेज फोर्स निकला कि बीम को कितना फोर्स मिल रहा है। अब मुझे निकालना है कि बीम की एनर्जी कितनी होगी, बीटाट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। तो मुझे पता है एनर्जी निकालना है, एनर्जी किसके इक्वल होगी, वर्क के इक्वल ही होगी। वो कितनी होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मैं निकाल चुकी हूँ, कितना है डिस्प्लेसमेंट हमें पता है क्या कितना है, डिस्प्लेसमेंट भी हम निकाल चुके हैं, जिसकी वैल्यू अभी हम निकाली थी c π/2 ओमेगा। कहाँ पे निकाली है, देखो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमने, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली c/2 ओमेगा। फोर्स की मैं वैल्यू निकाल चुकी हूँ, तो मेरे पास एनर्जी कितनी आ जाएगी, E फोर्स कितना है देखो हमारा E φ0 ओमेगा r² ओमेगा अपॉन π² r, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना है c π/2 ओमेगा। तो जो चीजें कटती हैं वो काट दो और जो चीजें बचती हैं उसको रख लो, c π/2 ओमेगा ही था, E φ0 ओमेगा। तो एक पाई से एक पाई कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो एनर्जी कितनी आई E φ0 c/πr इंटू 2। तो एनर्जी की वैल्यू आई ये। अब देखो बीटाट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे एक्सिलरेट होते हैं, तो वो यहीं से ही पता चलता है कि देखो साइक्लोट्रॉन और सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में SY लिख रही हूँ, ठीक है। साइक्लो और साइक्लोट्रॉन दोनों ही इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट नहीं कर सकते थे। इसका कारण क्या था, उसका मास का कम होना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम को एनर्जी मिल रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम को एनर्जी मिलना मतलब उनकी वेलोसिटी का बढ़ना। तो क्या इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी कहीं पे भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही बीटाट्रॉन में। यहीं से बीटाट्रॉन का यही चीज बताती है, ये रिलेशन कि
बीटाट्रॉन में इलेक्ट्रॉन के मास का कम या ज्यादा होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पार्टिकल का मास चाहे कितना भी हो हमेशा उनको एक्सीलरेशन मिलेगा। इसका मतलब ये होगा बीटाट्रॉन के अंदर पार्टिकल्स को अनलिमिटेड यानी कि लाइट की वेलोसिटी के इक्वल तक हम एक्सीलरेट कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी मास पे डिपेंड नहीं कर रही। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। बीटाट्रॉन कंप्लीट हो गया यहाँ पे।